नमस्कार। मैं अंजू रंजन सिद्धिप्रिया एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करती हूँ। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वह है अपना घर। जी हाँ, हम सबके मन में यह इच्छा रहती है कि हमारा एक अपना घर हो जो मेरे खुद का है। भले ही वो छोटा हो बट मेरा खुद का अपना घर हो। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ की फाइनेंशियली लोग स्ट्रांग होते हैं फिर भी उनके पास उनका खुद का घर नहीं होता। वेयर एज कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं लेकिन फिर भी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी उनके पास होती है। तो ऐसे क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं हॉरोस्कोप में जो यह बताते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी मेरी अपनी होगी, एक होगी या एक से ज़्यादा होगी। मेरी जो प्रॉपर्टी होगी काफ़ी अच्छी होगी, साधारण होगी। ये सारे कॉम्बिनेशन हमें हॉरोस्कोप से कैसे देखना चाहिए, हम आज उसके विषय में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप सबों से अनुरोध करती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट कि मैं जब आगे दूसरा वीडियो बनाऊं तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन हो कि आप सभी मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें चेक करना चाहिए वह है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस, क्योंकि हम फोर्थ हाउस से घर को देखते हैं, हमारे घर की कंडीशन कैसी होगी। फोर्थ हाउस से मदर को देखते हैं, माँ को देखते हैं, व्हीकल्स को देखते हैं। इन सभी चीज़ के लिए हम फोर्थ हाउस को कंसिडर करते हैं। तो हमें फोर्थ हाउस को देखना है कि वहाँ पे कौन सी राशि है, वहाँ पे कौन सा प्लैनेट है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। देन 11th हाउस एंड 12th हाउस। प्रॉपर्टी अगर हमें परचेज़ करनी है तो आप देखेंगे कि 4, 11 एंड 12 इसका कॉम्बिनेशन आपके हॉरोस्कोप में बनेगा। फोर्थ, जैसा अभी बताया कि ये हमारे घर का, हमारे सुख का कारक घर है। 11 हमारे फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का हाउस है। तो मैं घर खरीदना चाहती हूँ लेकिन क्या मेरी यह इच्छा पूरी होगी। इन केस कि हमारी इच्छा तो है घर खरीदने की लेकिन अगर 11th हाउस का सपोर्ट नहीं है तो पॉसिबल है कि आपकी इच्छा शायद अधूरी रह जाए और आप अपने लाइफ में घर ना कर पाएँ। देन 12th हाउस। तो 12th हाउस, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि 12th हाउस हम एक्सपेंसेस को देखते हैं। तो जब भी आप घर खरीदेंगे तो आपका ह्यूज एक्सपेंसेस होगा। आप एक बहुत बड़ी रकम आप जिससे भी घर परचेज़ कर रहे हैं उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा यहाँ 12th हाउस एक्टिव होगा। तो ये 3 मेजर हाउसेस हैं जो हमें बताते हैं कि हमें प्रॉपर्टी अपने लाइफ में होगी या नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 हाउसेस हमारे पास 2 और हाउसेस हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे 6th हाउस। 6th हाउस, क्योंकि हम कई बार जो प्रॉपर्टी लेते हैं वो हम लोन लेकर लेते हैं या किसी तरह के का हम किसी से डेप्ट लेते हैं और फिर हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं। 6th हाउस से हम लोन या डेप्ट को देखते हैं। तो अगर हमारे पास इतना ह्यूज अमाउंट नहीं है और हमें लोन लेकर घर खरीदना है तो ऐसे केस में आप देखेंगे 4, 6, 11 एंड 12 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये हो गया यहाँ पे 6th हाउस का इस तरह से रोल आता है। अब 8th हाउस। कई बार हमें प्रॉपर्टी हमारे एंसेस्टर से मिलती है, गिफ्ट में मिलती है या इन लॉज के थ्रू मिलती है। इन एनी ऑफ दीज केसेस हमारा 8th हाउस एक्टिव होता है, अर्थात हमें जो प्रॉपर्टी मिलेगी वह हमें इन लोगों के माध्यम से मिलेगी। और यहाँ जो हमारा हाउस का कॉम्बिनेशन होगा वह 4, 8 एंड 11 का होगा। यहाँ पर
12th हाउस जो हाउस ऑफ एक्सपेंसेस है वो एक्टिव नहीं होंगे। रीज़न ये है कि जो हमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिले या इन लॉज के साइड से या गिफ्ट में मिलती है, उसके लिए हमें कुछ खर्च नहीं करना होता है, हमारा कोई एक्सपेंसेस नहीं होता है। हो सकता है कि बाद में आप घर लेने के बाद उसे रिनोवेट करें या उसमें और कुछ खर्च करें, उसे बड़ा बनाएं, बट वो अलग चीज़ है। जिस समय आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है उस समय उसे बाई करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं, इसलिए 4, 8 एंड 11 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये हो गई हाउस ग्रुपिंग। हमें इतना पता चला कि अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो हमें इन हाउसेस का कॉम्बिनेशन अपने हॉरोस्कोप में देखना चाहिए। अब नेक्स्ट है प्लैनेट्स। तो जो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं हाउस परचेज़ के लिए, प्रॉपर्टी परचेज़ के लिए, वो है मार्स एंड सैटर्न। मार्स को हम भूमि का कारक प्लैनेट भी कहते हैं, तो इसलिए मार्स यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा सैटर्न हमारे जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं उन सभी का को शो करता है। इवन जो लेबर वहाँ काम करते हैं उसको भी यह सिग्निफाई करता है, इसलिए यहाँ पर सैटर्न इम्पॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट है कि हमें चेक किस तरह से करना है कि हमारे पास प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी। चेक करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ केपी के रूल्स बताऊंगी और कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के रूल्स बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं केपी के रूल्स से। हमें करना क्या है कि 4th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को देखना है, और वो कस्पल सबलॉर्ड अगर अपने नक्षत्र के द्वारा या सबलॉर्ड के द्वारा 4, 6, 11 या 4, 8, 11 ऐसी कोई भी कॉम्बिनेशन बनाता हो या ऐसे किसी भी हाउस को सिग्निफाई करेगा तो प्रॉपर्टी हमें मिलेगी, या हम अपने इस लाइफ टाइम में प्रॉपर्टी लेंगे, खरीदेंगे। इसके साथ ही साथ इन हाउसेस का रिलेशन किसी भी तरह से सैटर्न एंड मार्स के साथ होना चाहिए, चाहे वह ज़ोडिएक साइन के लेवल पे हो, नक्षत्र के लेवल पे हो, आस्पेक्ट में हो या ट्रांजिट के समय हो। ऐसे किसी भी समय में किसी भी तरह का रिलेशन यहाँ पर सैटर्न और मार्स के साथ होना ज़रूरी है। अगर इस तरह के सारे कॉम्बिनेशन आपके हॉरोस्कोप में बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। अब अगर वैदिक ज्योतिष की बात करें तो हमें यह देखना चाहिए कि 4th हाउस में कौन सी राशि है और उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, क्या वह 6th एंड 11th ऐसे हाउसेस से कनेक्शन, ऐसे हाउसेस से संबंध बना रहा है, साथ ही साथ वह किसके नक्षत्र में है, या फिर 4th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा हो और वह एग्जॉल्टेड हो तो उसकी अंतर्दशा या महादशा, या अगर ट्रांजिट में वह प्लैनेट 4th हाउस से जब पास करेगा तो उस समय प्रॉपर्टी परचेज करने के चांसेस बनते हैं। तो ये हमारे बहुत ही सिंपल से रूल हैं। वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन अगर आप इतना भी अपने हॉरोस्कोप में लगा कर देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको इस लाइफ टाइम में प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी। अब सवाल आता है कि प्रॉपर्टी कब होगी। तो प्रॉपर्टी परचेज का टाइम देखने के लिए हमें महादशा में जाकर देखना चाहिए। जिस महादशा या महादशा की अंतर्दशा में 4, 6, 11 या 4, 8, 11 या 4, 6, 11 एंड 12 इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है, उस समय में प्रॉपर्टी की परचेज होगी। अब कई बार लोग यह पूछते हैं कि मैं प्रॉपर्टी तो ले रहा हूँ, क्या वह छोटी होगी, बड़ी होगी, या ओल्ड प्रॉपर्टी होगी या सुंदर होगी। तो इसके लिए कुछ प्लैनेट्स हैं, हमें उसे देखना चाहिए। इन केस कि अगर 4th हाउस से जुपिटर का कनेक्शन बनता है तो जनरली जो हम प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं वो बड़ी प्रॉपर्टी होती है। हमारा हो सकता है कि घर छोटा नहीं बड़ा हो। वीनस अगर आपके 4th हाउस से कैसे भी कनेक्टेड होता है
तो ऐसे केस में देखने को मिलता है कि आपकी प्रॉपर्टी बड़ी भी होगी और साथ ही साथ सुंदर होगी, और आप कहीं भी जहाँ भी प्रॉपर्टी खरीद रहे होंगे वहाँ की सराउंडिंग्स, वहाँ के लोग, वो एरिया भी अच्छा होगा। सैटर्न के केस में यह देखा जाता है कि प्रॉपर्टी जो आप खरीदेंगे, हो सकता है कि वो सेकंड्स में जाकर आप प्रॉपर्टी खरीदें, सेकंड सेल में खरीदें, या जिस जगह में खरीद रहे हैं वो बिल्डिंग थोड़ी ओल्ड हो। इन केस की केतु का रिलेशन आपके 4th हाउस से बने, तो ऐसे में प्रॉपर्टी जो भी आप परचेज़ करेंगे वो साइज़ में थोड़ी छोटी होती है। तो ये कुछ रूल्स हैं, आप अपने हॉरोस्कोप पर लगा कर देखें, और जिन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीद ली है वो इन रूल्स को लगाएं और देखें कि जिस समय आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, क्या उस समय ये हाउसेस एक्टिव थे। डेफिनेटली उस समय ये हाउस एक्टिव होंगे। और जिन्होंने प्रॉपर्टी अभी तक नहीं खरीदी है वो देखें कि उनका कब या किस महादशा में यह समय आएगा कि वो प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ जहाँ हम कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।